नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 15 मई 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 4 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले मार्केट में लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए सरकार ने जो प्रोविजंस अनाउंस किए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर हम कल का हमारा जो आर्टिकल बाकी है इकोनॉमी को रिवाइव करने से संबंधित उसे डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पर स्टेट्स की फिजिकल कंडीशन से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फिलहाल की सिचुएशन में गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने जो प्रोविजंस किए गए हैं उनके बारे में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल देश की इकोनॉमी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कोविड-19 की महामारी की वजह से ना सिर्फ इंडिया बल्कि दूसरे देशों की भी इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई है। तो हमारे देश की इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने के लिए, रिवाइव करने के लिए सरकार ने ये कैंपेन लॉन्च किया है, सेल्फ रिलायंट इंडियन मूवमेंट यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान। 5 पिलर्स पर टिका हुआ है ये अभियान। सबसे पहले इकोनॉमी, दूसरे नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरे नंबर पे सिस्टम, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम की बात यहाँ पर की जाती है, चौथे नंबर पे वाइब्रेंट डेमोग्राफी और 5वें नंबर पे डिमांड। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ का एक स्पेशल इकोनॉमिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज अनाउंस किया गया है। 20 लाख करोड़ हमारे देश की जीडीपी का ऑलमोस्ट 10% है। इस पैकेज के अंदर समाज के विभिन्न वर्गों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री, एमएसएमईज, लेबरर्स, मिडिल क्लास इंडस्ट्रीज और दूसरे भी वर्ग। काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हमारे देश की इकोनॉमी में लाए जाएंगे ताकि देश को सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके, आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्लोबल पहचान दिलाने की कोशिश की जाएगी, उनमें वर्ल्ड क्लास क्वालिटी लाने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले कि हम इस कैंपेन को और ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करें, एक क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये पैकेज पूरी तरह से नया है? इसका आंसर है नो। सरकार ने देखो 20 लाख करोड़ का ये जो पैकेज अनाउंस किया है, इसमें 1,70,000 करोड़ का वो पैकेज भी शामिल है जो सरकार ने कुछ दिनों पहले गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए अनाउंस किया था। इसके अलावा आरबीआई के द्वारा मार्केट में लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, जैसे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कम करना, उससे जो मार्केट में लिक्विडिटी आएगी उसको भी सरकार ने अपने इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में शामिल किया है। ये अपने आप में थोड़ा सा अनयूजुअल यानी असामान्य है, क्योंकि फॉर एग्जांपल यूएसए ने भी अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए $3 ट्रिलियन का पैकेज अनाउंस किया, लेकिन इसमें यूएसए के सेंट्रल बैंक ने जो मेजर्स अनाउंस किए उनको शामिल नहीं किया गया। तो ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या पैकेज पूरी तरह से नया है? आंसर है नो। अब पैकेज के बारे में डिटेल से बात करें, 2 दिन हो चुके हैं। हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, ये डेली बेसिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करती हैं और डिटेल बताती हैं कि 20 लाख करोड़ में से कितने लाख करोड़ रुपए कौन से सेक्टर को दिए जाएंगे। पहले दिन इन्होंने मार्केट में लिक्विडिटी को इंक्रीज करने से संबंधित प्रोविजंस के बारे में बताया, जैसे एमएसएमईज यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन मिलेगा। मतलब कोई चीज़ गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है, एमएसएमईज को उन्हें ऑटोमेटिक लोन मिल जाएगा। एमएसएमई फंड ऑफ फंड्स के थ्रू 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूज़ की जाएगी। एमएसएमईज की जो डेफिनेशन है वो चेंज कर दी गई है। डेफिनेशन का क्राइटेरिया, पहले जो डेफिनेशन का क्राइटेरिया था वो इस प्रकार से था, लेकिन अब एमएसएमईज को इस प्रकार से क्लासिफाई किया जाएगा, अगर किसी फर्म की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 1 साल में 5 करोड़ से कम है तो उसे माइक्रो एंटरप्राइज कहा जाएगा। अगर किसी फर्म की इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 1 साल में 50 करोड़ से कम है तो उसे स्मॉल एंटरप्राइज कहा जाएगा। और सबसे लास्ट में, अगर टर्नओवर 1 साल में 100 करोड़ से कम है और इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम है तो उसे मीडियम एंटरप्राइज कहा जाएगा। ये मांग देखो काफ़ी समय से चल रही थी कि एमएसएमईज के क्लासिफिकेशन की जो डेफिनेशन है उसे चेंज किया जाए, क्योंकि ये डेफिनेशन काफ़ी पुरानी है। इसके अलावा हमारे देश की एमएसएमईज को फ़ायदा हो, इसलिए 200 करोड़ से नीचे के जो प्रोजेक्ट हैं
उनका ग्लोबल टेंडर रिलीज नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार चाहती है 200 करोड़ से कम के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे देश की एमएसएमईज ही कंप्लीट करें। इसके अलावा देखो, गवर्नमेंट और वेरियस पीएसयूज देश की एमएसएमई से काफ़ी सारा काम करवाते हैं, मतलब उनकी सर्विसेज लेते हैं और उनसे गुड्स भी प्रोक्योर करते हैं, लेकिन पेमेंट काफ़ी लेट से की जाती है। तो इसलिए एमएसएमईज का काम चलना मुश्किल हो जाता है, उनके पास लिक्विडिटी की कमी हो जाती है। लेकिन सरकार ने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट को और पीएसयूज को एमएसएमईज का जो बकाया देना है वो 45 दिनों के अंदर अंदर दिया जाएगा। इन सब प्रोविजंस से देखो ऑलमोस्ट 45 लाख एमएसएमईज को फ़ायदा होगा। वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को फिर से स्टार्ट कर सकेंगी और जॉब्स फिर से जनरेट होंगी। एमएसएमईज के बाद बात करें हम ईपीएफ संबंधित प्रोविजंस की, यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड संबंधित प्रोविजंस की। विभिन्न बिजनेस वर्कर्स को 2500 करोड़ का जो ईपीएफ सपोर्ट सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, इसे एक्सटेंड किया जाएगा 3 और महीनों के लिए। इससे ऑलमोस्ट 3.5 लाख एमएसएमईज को लिक्विडिटी रिलीफ मिलेगी और 72 लाख एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा होगा। ये सब डेटा वैसे देखो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मोटा मोटा आप एसेंस समझ लीजिए सरकार ने किस प्रकार के स्टेप्स अनाउंस किए हैं इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। इसके बाद देखो, एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉयज़ को जितना पीएफ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है उससे कम पीएफ उन्हें अब कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अभी देखो, एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉयज़ को 12% पीएफ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, इसे घटा के 10% कर दिया गया है। और ये कब तक चलेगा? ये चलेगा आने वाले 3 महीनों तक। लेकिन जो स्टेट पीएसयूज हैं उनको तो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 12% ही पीएफ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उनको रिलीफ नहीं दी गई है। इससे 6.5 लाख यूनिट्स जो ईपीएफओ के अंदर आती हैं उनको फ़ायदा होगा। ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा होगा और काफ़ी लिक्विडिटी इससे इन्फ्यूज़ होगी। इसके बाद बात करें रियल एस्टेट सेक्टर की। स्टेट्स को ये एडवाइस किया जाएगा कि आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो रेरा के अंडर आते हैं उनके लिए फोर्स मेजर इन्वोक कीजिए। क्या है, सिंपल भाषा में बताता हूँ। देखो, रेरा के अंदर एक निश्चित टाइमलाइन होती है जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना पड़ता है, बट अभी तो सर्कमस्टांसिस जो हैं अनफोर्सीन हैं, इसीलिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स समय पर कंप्लीट नहीं हो सके। तो इसके लिए फ़ाइन नहीं लगाना चाहिए रेरा को उन प्रोजेक्ट मालिकों के खिलाफ, उन प्रमोटर्स के खिलाफ। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाता अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस के कारण, उस सिचुएशन को कहा जाता है फोर्स मेजर। तो स्टेट्स को एडवाइस किया जाएगा आप फोर्स मेजर को इन्वोक कीजिए और 6 महीने के लिए टाइम को एक्सटेंड कर दीजिए प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट प्रोविज़न, चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉन कॉर्पोरेट बिजनेसेस और प्रोफेशंस, इनका जो आईटी रिफंड सरकार को देना है वो इमीडिएटली इन्हें दिया जाएगा। नेक्स्ट, नॉन सैलरीड पेमेंट्स के लिए टीडीएस को कम कर दिया गया है। 25% टीडीएस कम किया जाएगा नॉन सैलरीड पेमेंट्स के लिए 2020-2021 फाइनेंशियल ईयर के लिए। इससे भी ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी मार्केट में इन्फ्यूज़ होगी। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की जो डेट है इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब 30 नवंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल किया जा सकता है। सबसे लास्ट में बजट में देखो, सरकार ने एक स्कीम अनाउंस की थी, विवाद से विश्वास तक। इस स्कीम के अंतर्गत प्रोविज़न ये था, अगर किसी का सरकार के साथ डिस्प्यूट है टैक्स अमाउंट को लेके, तो आप लिटिगेशन को बंद कीजिए, केस लड़ना बंद कीजिए, सिर्फ जितना डिस्प्यूटेड टैक्स का अमाउंट है वो दे दीजिए। बदले में सरकार आपसे इंटरेस्ट नहीं मांगेगी, बदले में सरकार आपसे फ़ाइन नहीं मांगेगी और सरकार अपना केस आपके ऊपर से वापस ले लेगी। तो इस स्कीम का जो टाइम स्पेन है उसे इंक्रीज़ कर दिया गया है। ये स्कीम अब 31 दिसंबर तक इम्प्लीमेंट रहेगी। तो ये हमने लिक्विडिटी संबंधित कुछ प्रोविजंस जो सरकार के द्वारा अनाउंस किए गए हैं उनके बारे में बात की। इनकी टोटल वैल्यू 5.5 लाख करोड़ है। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, लिक्विडिटी को इंक्रीज़ करने के लिए सरकार ने जो ये प्रोविजंस अनाउंस किए हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हैं, क्योंकि मांग ये चल रही थी कि एमएसएमईज़ के लिए कोई बेल आउट पैकेज अनाउंस किया जाए, मतलब सीधा सीधा पैसा दिया जाए एमएसएमईज़ को,
सरकार ने ऐसा ना करके उन्हें 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन देने की बात कही है। आमतौर पे होता क्या है, ऐसी सिचुएशन में जब इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब है तो प्रॉपर्टी के रेट काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं, और एमएसएमईज लोन किस पे लेती हैं, प्रॉपर्टी पे ही लेती हैं ना, मतलब ज़्यादातर प्रॉपर्टी पे लेती हैं। तो प्रॉपर्टी के रेट गिर गए तो उनको ज़्यादा लोन नहीं मिल सकेगा, और बैंक भी काफ़ी ज़्यादा रिलेक्टेंट होते हैं एमएसएमईज को लोन देने में। तो सरकार ने सोवरेन क्रेडिट गारंटी दी है, मतलब सरकार ने बैंकों को बोला है आप एमएसएमईज को बिना कोलेटरल के, बिना कोई चीज़ गिरवी रखे लोन दीजिए, और अगर वो लोन नहीं चुका पाते हैं वापस तो हम आपको पैसा देंगे। समझ गए? तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन आर्टिकल में कुछ कंसर्न्स भी व्यक्त किए जाते हैं, जैसे सरकार को इंटरेस्ट रेट भी अनाउंस कर ही देने चाहिए थे, मतलब मैक्सिमम बैंकों के द्वारा एमएसएमईज से लोन पे कितना इंटरेस्ट लिया जा सकता है, ताकि बैंक किसी प्रकार की मनमानी ना कर सकें। इसके अलावा जो ये स्कीम है इसको 31 अक्टूबर तक अनाउंस करने के बजाय फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने तक अनाउंस कर देना चाहिए था। मतलब जो लिमिट रखी गई है इस स्कीम की वो कम है 31 अक्टूबर, इसे 31 मार्च तक अनाउंस कर देना चाहिए था। वैसे देखो अभी देश मानसून सीजन में एंटर करने वाला है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो वैसे भी डल होंगी, तो देखना ये होगा कि कितने बोरोअर्स को फ़ायदा मिल पाता है सरकार के इन प्रोविजंस से। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कि किस प्रकार से लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ करके सरकार ने वेरियस इकोनॉमिक फर्म्स का जो मूड है उसे लिफ्ट करने की कोशिश की है। इसके बाद कल आर्टिकल आएगा, सरकार ने जो प्रोविजंस अनाउंस किए हैं फार्मर्स के लिए, माइग्रेंट लेबरर्स के लिए, उन्हें हम कल के आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल, गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने जो प्रोविजंस अनाउंस किए हैं उनसे संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, लॉकडाउन लगने के 50 दिनों बाद एक बात तो साफ हो गई है कि सरकार ने ये लॉकडाउन लगाया था कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए, लेकिन 50 दिनों का ये लॉकडाउन एक बहुत बड़े मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस में कन्वर्ट हो चुका है। किस प्रकार से माइग्रेंट वर्कर्स शहरों को छोड़ के अपने नेटिव स्टेट्स की तरफ जा रही हैं, इतनी मुश्किल जर्नी तय करके सरकार ने देखो बेसिक प्रोविजंस किए हैं, जैसे ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। करोड़ों माइग्रेंट वर्कर्स अभी दूसरी सिटीज़ में हैं और सरकार ने 50-60 ट्रेन्स चलाई हैं, तो इन ट्रेन्स की सहायता से ये क्राइसिस नहीं एड्रेस होने वाले हैं। सरकार को कुछ और करना चाहिए था। देखो हुआ क्या, शुरुआत में विभिन्न सरकारों ने ये बोला कि माइग्रेंट वर्कर्स को उनके नेटिव प्लेसेस में नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि इससे डर है कि महामारी कहीं रूरल एरियाज़ में ना फैल जाए। बट विभिन्न सरकारों ने इफेक्टिवली कुछ नहीं किया, मतलब ना तो उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स को रोका शहरों में। माइग्रेंट वर्कर्स शहरों में इसलिए रुकते ना, उन्हें ये लगता कि हाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फिर से स्टार्ट होंगी और काम हमें मिलेगा। माइग्रेंट वर्कर्स शहरों में इसलिए रुकते अगर उन्हें यह लगता कि खाने की सरकार कोई दिक्कत नहीं आने देगी, हम यहाँ पर हमें इनफ खाना मिलेगा। बट सरकार ये कॉन्फिडेंस नहीं जगा पाई माइग्रेंट वर्कर्स में। उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है कि काम फिर से स्टार्ट होगा या फिर सरकार हमें खाना प्रोवाइड करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में वो अपने गांव की तरफ, अपने जहाँ से जिस नेटिव स्टेट से वो संबंध रखते हैं वहाँ जाने लगे। अब जाने लगे तो सरकार कम से कम कुछ फैसिलिटी से प्रोवाइड कर देती, जैसे इनफ ट्रेन्स चला दी जाती या फिर कुछ ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर दी जाती, लेकिन सरकार ने यह भी नहीं किया। मतलब दोनों सिचुएशन में सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब माइग्रेंट वर्कर्स जा भी रहे हैं, रुक भी नहीं रहे हैं, सरकार उन्हें रोक भी नहीं रही है और सरकार उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी नहीं कर रही है। या तो आप जाने ना दो, अगर वो जा रहे हैं तो कम से कम फैसिलिटीज करो। तो कहने का मतलब यही है, बहुत बड़ा ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और विभिन्न सरकारें, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन्होंने ज़्यादा अच्छे से ये क्राइसिस टैकल नहीं किए। मतलब काफ़ी अच्छा विभिन्न सरकारों के द्वारा किया जा सकता था। खैर, बात करें कौन से प्रोविजंस किए गए हैं गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। देखो, काफ़ी सारे प्रोविजंस तो पुराने ही हैं जो सरकार ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिए थे अपने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में। जैसे वो लोग जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको भी
5 किलोग्राम फूड ग्रेन मिलेगा, 1 किलोग्राम चना मिलेगा, ये सब प्रोविजंस पुराने हैं, मतलब नए नहीं हैं। मनरेगा स्कीम में वेजेस को इंक्रीज कर दिया गया है, अब 202 रुपये मिलेंगे, लेकिन 100 दिन की लिमिट अभी भी है। इस लिमिट को सरकार के द्वारा इंक्रीज नहीं किया गया है। किसानों को ज़्यादा क्रेडिट मिलेगा पहले के अपेक्षाकृत। इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड को मार्च 2021 से पहले इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इससे माइग्रेंट वर्कर्स को काफ़ी फ़ायदा होता है। जैसे बिहार का कोई माइग्रेंट वर्कर जिसका राशन कार्ड वहीं पर है लेकिन वो दिल्ली में आके काम कर रहा है, तो पहले उसे दिल्ली में पीडीएस शॉप के थ्रू अनाज नहीं मिल पाता था, लेकिन एक राशन कार्ड पूरे देश में चलेगा तो माइग्रेंट वर्कर्स को कहीं भी पीडीएस शॉप से राशन मिल सकेगा। लेकिन तमिलनाडु जैसे स्टेट्स का अभी ये कहना है, हमारे राज्य में तो नियर यूनिवर्सल पीडीएस स्कीम इम्प्लीमेंटेड है, तो इनके कंसर्न्स एड्रेस करने होंगे। इसके अलावा लास्ट में एक बात आर्टिकल के द्वारा ये बोली जाती है, अभी भी देखो सरकार ने जो प्रोविजंस अनाउंस किए हैं ना, ये इनफ नहीं हैं, पर्याप्त नहीं हैं गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। तो इसलिए सरकार को कुछ और प्रोविजंस करने होंगे ताकि जो गरीब लोग हैं इस महामारी से सही से निपट सके, क्योंकि उनकी जो दिक्कत है वो एग्जिस्टेंस की है, सर्वाइवल की है। सर्वाइव ही नहीं करेंगे तो महामारी से निपटेंगे कैसे? तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया सरकार के गरीब लोगों को राहत पहुंचाने से संबंधित प्रोविजंस के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल देश की इकोनॉमी को रिवाइव करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का अनाउंस किया है देश की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। राइटर के द्वारा कहा जाता है 20 लाख करोड़ में से काफ़ी सारी चीज़ें तो देखो पुरानी हैं। आरबीआई ने जो स्टेप्स लिए हैं लिक्विडिटी को इन्हेंस करने के लिए, वो भी सरकार ने अपने इस पैकेज में इंक्लूड कर लिए। और 1,70,000 करोड़ का गरीबों के लिए पहला जो पैकेज अनाउंस किया गया था उसे भी सरकार ने अपने इस पैकेज में इंक्लूड कर लिया। सरकार क्या कर सकती थी देश की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, उसके बारे में बात की जाती है राइटर के द्वारा। राइटर सरकार के पैकेज को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, राइटर अपना अलग से एक मॉडल प्रेजेंट करते हैं किस प्रकार से देश की इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सकता था। राइटर कहते हैं हर एक हाउस होल्ड को 7,000 रुपये एक महीने दे दो आने वाले 3 महीनों के लिए, और इसके अलावा हर एक इंडिविजुअल को 10 किलोग्राम फ्री फूड ग्रेन दे दो आने वाले 6 महीनों के लिए। और एज्यूम कर लेते हैं जो टॉप के इनकम के 20% लोग हैं वो इन प्रोविजंस का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, नीचे वाले जो 80% लोग हैं वो इन प्रोविजंस का फ़ायदा उठाएंगे। इनको इम्प्लीमेंट करने में टोटल खर्च आएगा 3% ऑफ जीडीपी। क्वेश्चन उठता है सरकार इतना पैसा लाएगी कहाँ से? देखो 3% ऑफ जीडीपी इतना तो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो कर सकती है, और ये जो पैसा है ये स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाए ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स खाना भी दे सकें नीडी लोगों को और कैश ट्रांसफ़र भी कर सकें। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स का सेंटर के पास जो जीएसटी बकाया है उसे जल्द से जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को दे। अब कुछ लोगों की शिकायत ये हो सकती है कि इतना सारा पैसा फ्री में दिया जाएगा जनता को, तो हो सकता है इससे इन्फ्लेशन आ जाए, डिमांड एकदम से बढ़ जाए और सप्लाई ना हो, सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। राइटर कहते हैं नहीं, ये सिचुएशन नहीं आएगी क्योंकि लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस हैं, ज़्यादा लोग घर से बाहर निकलेंगे नहीं खर्च करने के लिए। इस वजह से ऑलरेडी जो डिमांड कम हुई है सिर्फ उतनी ही डिमांड बढ़ेगी, फ्रेश डिमांड नहीं जनरेट होगी, बल्कि जो जितनी डिमांड पहले थी उतनी वापस उसी लेवल पे आ जाएगी। तो मतलब उस डिमांड की पूर्ति के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, फर्म्स काम करने लगेंगी, तो देश की इकोनॉमी पटरी पर आ जाएगी। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो ग्लोबलाइजेशन अब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होगा, हमारा एक्सपोर्ट कम होगा, तो इसलिए डोमेस्टिक डिमांड पर ही हमें निर्भर करना होगा। और एक चीज़ ये हुई है, माइग्रेंट वर्कर्स जो इतने मुश्किलों से घर पहुंचे हैं वो नियर फ्यूचर में फिर से शहरों में नहीं आने वाले हैं काम करने के लिए, तो उन माइग्रेंट वर्कर्स को वहीं पर काम प्रोवाइड करना होगा जिस राज्य से, जिस रीजन से वो संबंध रखते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम जिसका सहारा लिया जा सकता है मनरेगा स्कीम। तो मनरेगा स्कीम को आप एक्सपेंड कर दो। अभी लिमिट है कि एक हाउस होल्ड को एक साल में 100 दिनों का काम मिलेगा, आप 100 दिन की लिमिट हटा दो
सभी एडल्ट्स अगर पूरे साल काम करना चाहते हैं तो उन्हें मनरेगा के तहत काम मिले। इसके अलावा अभी मनरेगा वर्कर्स को काम मिलता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में या फिर दूसरा कोई मैनुअल वर्क, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। लेकिन आप मनरेगा के तहत जो काम होता है उसका दायरा भी एक्सपेंड कर दो। फॉर एग्जांपल रूरल एंटरप्राइजेस में काम, केयर एक्टिविटीज़ का काम, इन सबको भी आप मनरेगा के अंडर ले आओ। इसके बाद राइटर के द्वारा ये कहा जाता है, देखो शहरों में जो लोग रह गए हैं उनको भी इनकम का कोई सोर्स प्रोवाइड करना जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट देनी जरूरी है। तो इसके लिए सहारा लिया जा सकता है अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम का। आप अर्बन लोकल बॉडीज़ को जिम्मेदारी दो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की। इस प्रोग्राम में भी जो परमिसिबल वर्क है उसको आप एक्सपेंड कर दो, मतलब इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो काम करवाया जा सकता है उसका दायरा आप एक्सपेंड कर दो। केयर वर्क जैसे ओल्ड, डिसेबल्ड एंड बीमार लोगों के लिए केयर करना, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, स्लम्स में पब्लिक सर्विसेज, इन सब एक्टिविटीज़ को भी आप शामिल करो इस अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम में। राइटर के अनुसार ये प्रोविजंस ऐसे हैं जो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, क्योंकि देखो फूड हमारे देश में अच्छा खासा फिलहाल के समय में मौजूद है। आपको याद होगा हमने आर्टिकल्स में डिस्कस किया था कि एफसीआई के पास इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए जितना फूड होना चाहिए उससे 3 गुना ज़्यादा फूड अभी फ़िलहाल मौजूद है। और रबी की फसल भी इस बार अच्छी खासी हुई है, तो फूड की चिंता नहीं है। बात इन सभी स्कीम्स को एक्सपेंड करने की, जैसे मनरेगा स्कीम और दूसरी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इस पे जो खर्च आएगा उसके लिए देखो शॉर्ट टर्म के लिए तो सरकार आरबीआई को बोल सकती है पैसा प्रिंट करने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रेवेन्यू सोर्सेज को मोबिलाइज करना होगा। जैसे वेल्थ टैक्स को आप 2% लगा सकते हो, अभी वेल्थ टैक्स लगता नहीं लेकिन 2% वेल्थ टैक्स आप फिर से लगा सकते हो टॉप 1% पॉपुलेशन पे। इसके अलावा 33% इनहेरिटेंस टैक्स भी आप लगा सकते हो, तो इससे सरकार को काफ़ी पैसा प्राप्त होगा। और 10% ऑफ जीडीपी जिसकी अभी सरकार को आवश्यकता है इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए, ये सरकार आसानी से अरेंज कर सकती है इन टैक्सेस से प्राप्त होने वाले रेवेन्यू के थ्रू। वैसे देखो ये तो लंबे चलने वाली डिबेट है। जो लेफ्ट विंग के इकोनॉमिस्ट हैं वो इस प्रकार से ये बातें बोलते हैं कि आप अमीर लोगों पर जो टैक्स है उसे इंक्रीज़ कर दीजिए और जो रेवेन्यू आपको हासिल हो उससे आप गरीब लोगों को सीधा सीधा राहत पहुंचाओ। लेकिन दूसरी तरफ जो राइट विंग के इकोनॉमिस्ट हैं वो ये बोलते हैं आप इस प्रकार से अगर टैक्स को इंक्रीज़ करोगे तो देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हमारे देश में है वो भी देश को छोड़कर दूसरे देशों में चली जाएगी, और इस प्रकार से टैक्स आप ज़्यादा लगाओगे तो इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी आएगी। आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिवाइव कीजिए अच्छे से, इसका फ़ायदा गरीब लोगों को भी होगा क्योंकि फ़ायदा जो है वो ट्रिकल डाउन होगा। ये बातें राइट विंग इकोनॉमिस्ट के द्वारा बोली जाती हैं। द हिंदू में आपको इसी टाइप के व्यूज़ देखने को मिलेंगे। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए तो उनमें भी जो व्यूज़ थे इसी थीम के इर्द गिर्द थे। और जबकि इकोनॉमिक टाइम्स आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आर्टिकल्स आपको इस प्रकार से मिलेंगे कि सरकार को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिवाइव करना चाहिए, इससे गरीब लोगों को ऑटोमेटिकली फ़ायदा होगा, जॉब्स जनरेट होंगी। टैक्स इंक्रीज़ करने के खिलाफ ही व्यूज़ प्रेजेंट करते हैं ऑलमोस्ट सभी राइटर्स इकोनॉमिक टाइम्स में, क्योंकि ये बिजनेसेस के अगेंस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट होगा। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया इकोनॉमी को रिवाइव करने से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट्स की फिजिकल कंडीशन के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। लॉकडाउन देखो अभी हमारे पूरे देश से हटा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके विभिन्न स्टेट्स ने अलाउ कर दिया कि जो लीकर शॉप्स हैं यानी शराब की दुकानें हैं वो खुल सकती हैं। इसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ। एक सर्वे कंडक्ट किया गया था जिसमें 89% लोगों ने कहा कि शराब की दुकानें ओपन नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार स्टेट्स शराब की दुकानें ओपन करने के लिए क्यों डेस्परेट हैं? इसका आंसर है रेवेन्यू सोर्स। देखो जब हमारे देश में जीएसटी नहीं आया था तो विभिन्न राज्य सरकारों के पास ज़्यादा आज़ादी थी रेवेन्यू रेज करने की। वो गुड्स एंड सर्विसेज पर सेल्स टैक्स को इंक्रीज़ कर सकते थे, लेकिन जब से जीएसटी आया है
तो गुड्स एंड सर्विसेज पर सेल्स टैक्स को इंक्रीज नहीं किया जा सकता राज्य सरकारों के द्वारा, क्योंकि अभी तो एक ही टैक्स लगता है, वो है जीएसटी। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू कौन से सोर्सेज से प्राप्त हो सकता है जीएसटी के अलावा? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, लॉटरी टिकट्स, इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, व्हीकल रजिस्ट्रेशन। बाकी तो एक्टिविटीज़ लॉकडाउन के कारण ठप हैं, तो एक ही रास्ता बचता था स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, वो है अल्कोहल। तो काफ़ी सारे लोगों की जो शराब पीने की आदत है उसको एक्सप्लॉइट करके विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स अभी रेवेन्यू जुटा रही हैं, जो कि अपने आप में गलत है। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं राइटर के अनुसार जीएसटी दोषी है। जब देखो जीएसटी आना था तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया था जीएसटी अगर आएगा तो टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट्स को एश्योर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न रखा कि 5 सालों तक हर एक साल कम से कम मिनिमम टैक्स रेवेन्यू हर एक स्टेट गवर्नमेंट को मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा आपको जैसा पता है किसी स्टेट के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर जीएसटी लगता है, उस जीएसटी में शेयर होता है स्टेट गवर्नमेंट का। बट देखो दोनों प्रोविजंस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को धोखा दे दिया। अभी काफ़ी सारा शेयर स्टेट गवर्नमेंट्स का सेंटर के पास बाकी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स का शेयर नहीं दे रही है पिछले ऑलमोस्ट 4 महीनों से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। दूसरा, जो ये बोला गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि हम आने वाले 5 सालों के लिए आपको हर एक साल मिनिमम टैक्स रेवेन्यू प्राप्त हो, ये सुनिश्चित करेंगे, इस प्रोविज़न को भी अभी महामारी की सिचुएशन में ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। मतलब दोनों प्रोविजंस पे स्टेट गवर्नमेंट्स को धोखा मिला है। अब उनके पास गुड्स एंड सर्विसेज पर सेल्स टैक्स को इंक्रीज करने की पावर नहीं है, इसीलिए मजबूरी में उनको शराब की दुकानें ओपन करनी पड़ रही हैं। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो प्रोविजंस होते हैं रेवेन्यू जुटाने के, जैसे आरबीआई से वो पैसा उधार ले सकती हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए एक लिमिट होती है। अगर उस लिमिट से ज़्यादा वो उधारी लेना चाहते हैं तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति लेनी पड़ती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोइंग लिमिट को इंक्रीज कर दें। इसके अलावा देखो स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा महंगा मिलता है, क्योंकि रेवेन्यू सोर्सेज कम होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, इसलिए उन्हें लोन महंगा मिलता है। तो इसके लिए भी वो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है कि वो लोन लेकर दें वैसे वेरियस सोर्सेज से। ये गलत है, क्योंकि जिस प्रकार से कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की आवश्यकता है, मतलब ग्राउंड लेवल पे डिसीजंस लेने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से ग्रास रूट लेवल पे विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स अपने रेवेन्यू को रेज कर सकें ताकि वो इस महामारी से अच्छे से निपट सकें। ऐसा प्रोविज़न हमें करने की आवश्यकता है। फिलहाल तो देखो स्टेट गवर्नमेंट्स पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हो गई हैं, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया जीएसटी से संबंधित और स्टेट गवर्नमेंट्स की सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी से संबंधित। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया। मेनली आज तीनों जो आर्टिकल्स थे वो इकोनॉमी से संबंधित थे। तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।